So I think question 21 was done. Let's tackle 22. क्या बोलता है वो? देखो 29.2% आपको दिया हुआ है सोल्यूशन. क्वेश्चन को देखो ध्यान से. HCl का स्टॉक सोल्यूशन. स्टॉक सोल्यूशन मतलब जो रेडी बना के रखा होता है बेसिकली आपका, ठीक है, उसको स्टॉक सोल्यूशन बोलते हो आप. और मतलब जो यूज करके आप फिर बाद में लैब में दूसरा वापस उसको डाइल्यूट करके या दूसरा सोल्यूशन बना सकते हो. मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है. वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl. मतलब टेक्निकली वो आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको फाइनल सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है कि भाई 0.4 मोलर चाहिए और उसकी क्वांटिटी 200 ml चाहिए. ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको परसेंटेज बाय मास में दिया है. कितना दिया है? परसेंटेज बाय मास में, और उसका डेंसिटी भी दिया हुआ है. ठीक है. और वो पूछ रहा है कि भाई उस ओरिजिनल सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि वो इक्वल टू हो 200 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl से. तो क्वेश्चन समझ में आया? टू द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस सॉल्यूशन, वेरी इजी वन. मैं सीधा सॉल्यूशन लिख देता हूं आपके लिए यहां पे. क्या बोलता है वो? मोलैरिटी ऑफ स्टॉक. अभी आपको बेसिकली क्या करना है, आपको मोलैरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन निकालना है. जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको दिया है स्टॉक सॉल्यूशन, उसका आपको क्या करना है? मोलैरिटी निकाल लेना है. समझो इसको मैं बोल देता हूं M1, और समझो मैं उसको बोल देता हूं, उसकी वॉल्यूम को मैं बोल देता हूं V1. ठीक है. अब मुझे वो बोल रहा है कि भाई M2 की वैल्यू क्या है? M2 की वैल्यू कितनी है? जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी 0.4 मोलर है. दिख रहा है आपको क्वेश्चन में. और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितनी है? 200 ml है. तो अगर मुझे सिर्फ M1 मिल जाए, तो मैं V1 निकाल सकता हूं. और फिर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. ये मेरा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सबको मालूम है ये. इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना. इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा? इसमें से मुझे V1 की वैल्यू, मुझे बेसिकली V1 की वैल्यू चाहिए. क्या ये बात सबको समझ में आई? मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे V1 की वैल्यू चाहिए. अब M1 मास मेरे को चाहिए, तो मास तो भाई पता है ना, डेंसिटी अपॉन क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी ना. तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास की जगह पे मैं वो लिख सकता हूं ओवरऑल, राइट. आप सारा कैलकुलेशन अगर आप करोगे, आप अगर क्या बोलते हैं मोलैरिटी अगर आप निकाल रहे हो इसकी सॉल्यूशन की, तो ऐसे आएगी. ध्यान से देख लो. आई जस्ट राइट द वैल्यूज डायरेक्टली फॉर यू. डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो. 1.25 दी है ना डेंसिटी, यस. और दिया हुआ है आपको आउट ऑफ 100, मतलब ये 29.2% है, तो आउट ऑफ 100 हो गया. डिवाइड बाय मोलर मास ऑब्वियसली 36.5. बट एक चीज भूलना मत, इंटू 1000 कर लिया. क्यों? मतलब इंटू 10⁻³ किया. क्यों? क्योंकि लीटर में चाहिए होती है वॉल्यूम, और अपने को ग्राम में मिल रही है. ठीक है, मैं मतलब ग्राम्स में अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि 36.5 मैंने ग्राम्स में लिया. ये मत भूलना, इसमें गलती हो जाती है बहुत जगह पे. ठीक है ना. तो 1000 से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. दिस मच इंटू V1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 200. क्या ये बात सबको समझ में आई? बस कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा. तो यहां पर हो जाएगा ये 2 इंटू 100, 2 इंटू 10⁻². यहाँ पे हो जाएगा 10⁻², 36.5 अपॉन 10 इंटू 29.2 इंटू 1.25 इंटू 10⁻3, राइट. ये होगा आपका फाइनल कैलकुलेशन इस तरह से. चलो देखें. परफेक्ट कैलकुलेशन, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है. अगर आप देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. अब इसमें ना पब्लिक गड़बड़ करेगी यहाँ पे, बट अपन नहीं करेंगे, अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे. देखो 29.2 इंटू 1.25 है, बरोबर है. ठीक है. तो ये 0.25 मतलब 1/4 हुआ ना. सपोज आप किसका 1/4 करते ना, आपको रियलाइज होगा कि ये वैल्यू आपको आने वाली 7.3. 29.2 का है ना. हाँ, तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा और ये. 29.2 इंटू 1.25 इज एक्चुअली 36.5. कैलकुलेशन करके देख लेना. तो ये हो गया 8, और नीचे कितने हुए? 3 और 1 4 हो गए 10⁻4, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे पूरे. तो 10⁻2 ये पूरा कैंसिल.
तो आंसर सीधा आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 8 ml एंड दैट इज योर फाइनल न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि एडवांस में जो क्वेश्चन आता है उसका सीधा सीधा न्यूमेरिक वैल्यू अपने को लिखना होता है। ये वाला एडवांस ऐसा मेंशन नहीं है, बट हाँ ये न्यूमेरिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है। अभी तो न्यूमेरिक वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी आएंगे 5 क्वेश्चन, जैसे कि आपको अगला सवाल दिख रहा है 23 नंबर का, वो मेंस में है, लेकिन बेसिकली द आइडिया इज द सेम दैट इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। चल, विदाउट वेस्टिंग टाइम वील गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट वन। At 300 Kelvin, vapor pressure of solution containing 1 mole of N-hexane and N-heptane. N-hexane, N-heptane क्या थे? Example of almost ideal solution थे। तो हमें ये पता है कि अच्छा ideal, ये ध्यान में रहना चाहिए, N-hexane, N-heptane क्या थे? Ideal solution के example थे, याद होगा आपको, हमने थियरी में किया हुआ है। साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना जरूरी है बच्चों कि आपका जो बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल से उन्होंने शुरुआत की है, तो ये समझने की बात है, हिंट है कि भाई आप राउल्स लॉ अप्लाई करोगे। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो आपको खैर पता ही है, सबको मालूम है ना। क्या बोलता है वो? N-hexane है, N-heptane है, ठीक है, इसका टोटल प्रेशर कितना है? 550, 550। एट द सेम टेम्परेचर अगर 1 मोल N-heptane इसमें वापस और डाल दिया, मतलब पहले एक, सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, करेक्ट। तो N-heptane आपने पहले 3 मोल लिया था, पहले 3 मोल लिया था, अब आपने उसमें 1 मोल और डाल दिया, तो आपने नोटिस किया कि इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 10 mm से बढ़ जाता है। यानी पहले 550 था, अभी क्या हो गया? 560 हो गया। अब वो बोल रहा है कि ओरिजिनल यानी N-heptane का प्योर फॉर्म मतलब P या P नॉट, ऑब्वियसली P नॉट, राइट। ओरिजिनल फॉर्म में वो पूछ रहा है कि उसका वेपर प्रेशर क्या है N-heptane का। अब यहां पर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू 2 थिंग्स, ध्यान से देखो। एक कि वेपर प्रेशर यहां पे बढ़ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप तो हमेशा बोलते थे वेपर प्रेशर की लोअरिंग होती है, तो ध्यान देना, मैंने वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए बोला था, यहां पे दोनों गैसेस है, ठीक है, पहले ये समझ लेना, N-heptane, N-hexane, है ना। ओके, तो यहां पर बरोबर है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, जब आप उसकी मोल क्वांटिटी बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज वो आपको बोल रहा है कि N-heptane, तो आपको ये भी फिगर आउट कर लेना है इसमें कि कौन सॉल्वेंट कौन सोल्यूट। वो तो इजी है करना, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, क्वांटिटी कम होती है वो सोल्यूट होता है। तो मैं ऐसा मान लूं कि मैं हेक्सेन को, सॉरी कौन है, हेक्सेन का 1 मोल था, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, सिर्फ लिखने के लिए मुझे 1 और 2 लिखने के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं हेप्टेन को 1 मान लेता हूं, मैं हेप्टेन को P1 मान लेता हूं, और हेक्सेन को मैं मान लेता हूं P2, क्योंकि इसकी 3 मोल थे, इसके 1 मोल थे। अब वो मेरे को कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, ओवरऑल वो मुझे ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरे जो ओवरऑल वेपर प्रेशर जो है उसकी क्या बोलते हैं वैल्यू 550 थी, ओवरऑल वेपर प्रेशर की वैल्यू 550 थी, सॉरी 550 थी, जब P नॉट P1 नॉट, सॉरी जब P1 नॉट, यानी कि मैं हेप्टेन को P1 नॉट मान लेता हूं, ओके, उसका मेरे पास कितना था? 3 मोल था। अब यहां पे ध्यान से देखना जरा, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, दोनों के टोटल मोल कितने थे? 1 + 3 4, उसमें से हेप्टेन कितना था? 3 था, देख रहे हो हेप्टेन कितना था? 3 था, है कि नहीं? और हेक्सेन कितना था? 1 था। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब राउल्स लॉ क्या बोलता है? यही बोलता है ना, P इज P1 नॉट X1, यही बोलता है ना, करेक्ट। बस मैंने राउल्स लॉ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है कि जब मैंने हेक्सेन का 1 मोल और बढ़ा दिया, मतलब अब टोटल मोल कितने हो गए बताओ? अब टोटल मोल 5 हो गए, जिसमें से इसकी हेप्टेन की वैल्यू कितनी हो गई? पहले 3/4 था, अभी वो कितना हो गया? अभी 4/5 हो गया।
अभी 4/5 हो गया। पहले हेप्टेन ऐड किया है, क्वेश्चन में हेप्टेन ऐड किया अपन ने, तो पहले 4 में से 3 था, अभी 5 में से 4 हो गया। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। आ गया आंसर सबको। और ये तो 1/4 है ही, 1/4 तो है ही। 1/4 है कि 1/5 है? 1/5 हो गया ना, ये हो गया, है कि नहीं? तो अब ये दोनों, हाँ, अब ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल गया? बेसिकली आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया बेसिकली। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो मैं पूरा नहीं कर रहा हूं आपके लिए, अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब सॉल्व करोगे तो आपको P1 नॉट की वैल्यू आ जाएगी 600 mm ऑफ He। कितनी आएगी? ओरिजिनल 600 mm ऑफ He। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आई एम प्रीटी श्योर सबको आता है। एलसीएम निकाल लो, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लो। तो आपका यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ गया? 600 आ गया। कितना आ गया? 600। ये आपके मेंस 2020 का न्यूमेरिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल देखें। लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अगेन हिंट दे दिया उसने कि आपको भाई आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या यूज करना है? राउल्स लॉ। सेम टाइप के क्वेश्चन आपका रिपीट है, आप देख सकते हो। फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन of A and B, two such solution with 0.25 and 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब उसने A और B दो लिक्विड लिए या दो जो भी है कंपोनेंट्स लिए हैं और बोला है कि भाई दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। पहले में मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इज 0.25, दूसरे में मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.5, ऐसा वो बोल रहा है। देखो फिर से क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को देखो क्या बोलता है वो। दो लिक्विड्स हैं A और B, दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस आर मेड विथ 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ A। समझा? तो यहां पर XB कितना हो जाएगा? 0.75, और यहां पर XB कितना हो जाएगा? 0.5। ये तो कोई बच्चा, कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी बता देगा, है कि नहीं? अब वो बोल रहा है कि भाई प्योर लिक्विड बी का क्या प्रेशर है। सेम लॉजिक एक जो पिछले क्वेश्चन में था, एग्जैक्ट सेम लॉजिक। हाँ, और ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस 2020, मतलब ज्यादा पीछे नहीं, दो पिछले साल का क्वेश्चन है अगर आप देखो तो। ठीक है, सेम फंडे होंगे इसमें। पहले वाले में वो बोल रहा है 0.3 बार आपका क्वेश्चन ये है, मतलब प्रेशर है, तो 0.3 इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 0.25। मैं 1/4 कर दूं? हाँ, सिमिलर हो गया ना। और प्लस P नॉट ऑफ B इंटू 3/4। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। देखो अलग अलग साल में एक में 1/4 3/4 डाला है, एक में 0.25 और 0.75 डाला है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका? 0.4, देन यू हैव 0.4 ऑब्वियसली अगर आप देखो तो, फिर यहां पर ये हो जाएगा 1/2 प्लस P नॉट B का भी 1/2, बिकॉज 0.5 है ना। ये बस दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्विंग कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग करने की आई डोंट थिंक अब मुझे जरूरत है, आप लोग कर लोगे। तो P नॉट A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2, नहीं सॉरी P नॉट, हाँ P नॉट A की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, P नॉट A की वैल्यू क्या आएगी? लेट मी जस्ट कंफर्म। यस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P नॉट B एज 0.2, कंफर्म कर लेना। और P नॉट A आपकी आ जाएगी 0.6। ठीक है, दोनों लिख देता हूं मैं, जस्ट इन केस इफ दे want to ask you any variations on this। तो 0.2 is your numeric value answer। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है, ये रहा। अगेन प्लीज रिमेंबर, पहले ऐसा होता था इंटीजर टाइप होते थे, 1 to 9 क्वेश्चन, 1 to 9 ही होता था आंसर। अभी डेसिमल भी हो सकता है या बड़ा नंबर, जैसे पिछले वाले में 600 था हमारा आंसर, यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, अभी न्यू पैटर्न में आपका ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो इंटीजर ऐसे 1 to 9 ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है।
उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, सिमिलर अगेन आपको रेपिटेशन मिलेगा आप क्वेश्चन का। अगर आपने कुछ टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए तो आप गारंटी है कि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस मच, मतलब कि एक्स की वैल्यू दी आपको, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे दी है, ठीक है। 25th क्वेश्चन में आपको उन्होंने 900 ग्राम पानी है दिया हुआ है, यूरिया का क्वांटिटी कितना वो नहीं दिया है। यूरिया का मोलार मास अपने को मालूम है, कितना होता है यूरिया का मोलार मास 60, है ना। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, वो भी दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है ठीक है। मतलब वाटर का तक, मतलब एडवांस के क्वेश्चन में सोच रहे हो आप वाटर का तक दिया हुआ है, मतलब ठीक है। तो मोलर मास ऑफ यूरिया एंड वाटर दे हैव गिवन, यस। डेंसिटी दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, दे हैव गिवन अस द डेंसिटी, वी नीड टू फाइंड द मास। मोल फ्रैक्शन, हाँ मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी चाहिए मतलब कि वॉल्यूम चाहिए टेक्निकली और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यस। तो टेक्निकली मैंने आपको ये हमेशा सिखाया, ये ध्यान से देखना, करेक्ट। अभी हमको मोलारिटी चाहिए ना, तो डेफिनेशन को ध्यान से देखने का, N2/V, तो अपने को ये दो चीजें ढूंढनी है, बिकॉज मोलारिटी ढूंढनी है तो अपने को N2 ढूंढना और V ढूंढना, ऐसा है ना। अपने को उसने क्या दिया, X2 दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया X2 0.05। अपने को पता है X2 की वैल्यू क्या है, N2/N1 + N2, बरोबर है। इसकी वैल्यू उसने अपने को दे दी 0.05, और बिकॉज 900 ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो मुझे पता है कि N1 क्या है, 50 है ना। मुझे पता है कि N1 कितना है, 50, क्यों 900/18, तो मेरे को इसमें से N2 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं अगर N1 को रिप्लेस कर दूं 50 से तो मेरे को N2 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। N2 की वैल्यू आती है आपकी 2.63, कैलकुलेट करके देख लेना। आई होप सबको समझ में आया। मैंने इसकी जगह पे क्या लिखा, 50, और कैलकुलेशन कर लिया। यहां पे फास्ट कैलकुलेशन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी आपको, 2.6 भी आएगा तो भी ठीक है, आपका आंसर वैसे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई एंड, बिकॉज ये यहाँ पर ऑप्शंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन थोड़ी सी 2 डेसिमल प्लेस तक तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। 2.63 आ गया। अब आपको बताना है कि भाई आपके पास कितना मास ऑफ यूरिया है, तो भाई मास ऑफ यूरिया कितना है मेरे पास, तो 2.63 इंटू 60, क्योंकि 1 मोल 60 ग्राम है, तो 2.63 मोल कितना है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया W2, मास आ गया, है कि नहीं। कितना आने वाला है ये, 157.8, करके देख लो, मल्टीप्लाई, 6 2 20 और 6 6 36, 120 + 36, 156 और 3, बरोबर, हाँ 157.8, है ना। ये एग्जैक्ट आ गया। इतने ग्राम मेरे पास क्या है, यूरिया है। अब मेरे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बताओ। तो पानी 900 ग्राम था, पानी 900 ग्राम था, और यूरिया मेरे पास 157.8 ग्राम आ गया, यानी कि टोटल मास कितना आ गया, 1057, है ना। ये इतना मेरे पास टोटल मास आ गया। आप बोलोगे ठीक है, अब डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी है, मास मिल गया, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकालोगे तो भाई ऐसा हुआ ना, कितना दिया, 1.2 ग्राम पर सीसी, मतलब कि 1000 ml होता तो 1200 ग्राम होता, लेकिन 1057.8 ग्राम है तो कितना ml होगा, समझ में आया। तो ये 881.5 ml आता है, करके देख लेना, है ना। ये तो सबको समझ गया होगा ना, मैंने इससे किया यूनिटरी मेथड से, जैसा मैं हमेशा करता हूं, है ना, कि भाई आपका 1.2 ग्राम फॉर 1 ml, सो 1057.8 ग्राम फॉर हाउ मेनी ml, ये फंडा था। आप कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आ जाएगा 881.5 ml। बस आ गया मोलारिटी, आंसर आ गया। कितना है मोलारिटी, N2/V, N2 है मेरे पास, यस आंसर N2 है मेरे पास 2.63। वॉल्यूम कितनी है मेरे पास 881.5, ये ml में है, तो इंटू 10⁻³ मेरे पास लीटर में आ गई, है कि नहीं।
तो आंसर मेरा आ जाएगा 2.98। कैलकुलेशन करके देख लेना, प्रिसाइस वैल्यू आपकी आ जाती है 2.98। अगर ये एमसीक्यू होता तो ये और इजी हो जाता, क्योंकि आपकी क्लोजेस्ट वैल्यू आप थोड़ी सी और रफ, मतलब यहां पर आप राउंड ऑफ कर लेते कैलकुलेशंस को, इसको 158 कर लेते, इसको 2.6 कर लेते थे। न्यूमेरिकल है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम आपको खर्च करना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? फंडे तो एकदम सिंपल हैं, फंडे इजी वाले हैं, है ना, हम लोग बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं। और अगर आप देखो तो ऐसे ये सिर्फ लगता है कि हाँ एडवांस कुछ नहीं है, एडवांस के क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। और अगेन आई कीप रिपीटिंग दिस, व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस यू गेट द कॉन्फिडेंस कि भाई असल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ये मेरे से बन रहा है, राइट। चलो 26। ओके, अगला सवाल, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन इतना दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी भी दी हुई है, ठीक है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2750। नाउ व्हेन यू से 2750 का फैक्टर बोले तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय, है ना, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। एज इट वेपराइजेस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ लिक्विड टर्लीन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 7720 at 20 degree Celsius. A solution of benzene and toluene at 20 has a vapor pressure of 46. Find the mole fraction of benzene in the vapor above the solution. अब अगर आप देखोगे 1996 में 3 मार्क्स ऐसा लिखा है ना, तो 1996 में ना बेसिकली एडवांस और ये सब अलग अलग नहीं होता था, इसमें सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते थे 3 मार्क के बड़े वाले क्वेश्चन, वही बेसिकली एडवांस के क्वेश्चन काउंट किए जाते थे, ठीक है, फंडा सेम है, ठीक है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन आप मान लो इसको। अब यहां पर मुझे बताओ फंडा क्या क्या फंडा यूज करोगे आप, देखो जरा। आपको पहले तो वो ये बोल रहा है कि यार वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है लिक्विड से, जब वो वेपराइज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है बाय अ फैक्टर ऑफ 2750। क्या ये क्वेश्चन में समझ में आया आप लोग को? फिर से समझना, मैं ध्यान से फिर से बताता हूं, समझना क्या बोलता है वो। वॉल्यूम increases by this factor as it vaporizes। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कि बेंजीन जो लिक्विड था, जब वो वेपर बनेगा तो वो एक्सपैंड होगा। पहले वो लिक्विड था, अब वो गैस है, गैस की वॉल्यूम, गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है, करेक्ट, कंपेयर टू लिक्विड, है ना। तो कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? वो 2750 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? सेम वे टोलुइन ऑल्सो, पहले लिक्विड था, अब वो वेपराइज हुआ तो वो 7700 सॉरी वेरी सॉरी 20 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन का मतलब इसका मिक्सचर देख रहा हूं, बेंजीन टोलुइन, विच बाय द वे इज ऑल्सो एन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, ऑल्सो एन आइडियल सॉल्यूशन। इसका टोटल वेपर प्रेशर उसने आपको दिया 46 और वो बोल रहा है कि भाई बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ढूंढो। ये क्वेश्चन वैसे काफी अच्छा है सवाल। ये जो पुराने आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना 90s 80s के, वो एक्चुअली ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इट हैज बिकम रिलेटिवली इजियर ओवर द इयर्स। नाउ ये ज्यादा लंबे क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अपने पास लिक्विड फेज है और अपने पास वेपर फेज है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने एनसीईआरटी का भी किया हुआ है कि भाई लिक्विड फेज का अलग आता है और वेपर फेज का अलग आता है मोल फ्रैक्शन, याद होगा आप लोग को। आप लोगों ने पूरा लिक्विड फेज का कैलकुलेशन करके एंड में फिर वेपर फेज का निकाला था। ओके, वैसे ही सिमिलर वो फंडा यहां पे भी। अब वो ये बोल रहा है, ध्यान से पहले समझो क्या बोल रहा है वो मोलार वॉल्यूम बोल रहा है। उसने क्या वर्ड यूज किया यहां पे? मोलार वॉल्यूम। यानी इन लिक्विड फेज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, ऐसा है। वॉल्यूम ऑफ बेंजीन कितना? अगर मैं बोलूं 1 मोल, अगर 1 मोल की वॉल्यूम मैं बोलूं तो आपकी कितनी निकल के आएगी? वॉल्यूम जो है वो मास अपॉन डेंसिटी रहेगा। आप बोलोगे ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना है?
78 है और उसकी डेंसिटी कितनी दी है, 0.877 दी है। तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। क्या ये बात समझ में आई? सेम में मेरे को बताओ कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ टोलुइन कितना होगा। अब ये इजीली आ जाएगा आपको, 92। टोलुइन में 92 होता है, उसके अंदर CH3 ग्रुप लगा होता है ना, राइट? CH3 ग्रुप लगा होता है तो 92 हो जाता है। आप करके देख सकते हो, C7H8 है ना, C784 तो यही हो गया, और हाँ 8 है ना, 92 अपॉन इसका डेंसिटी कितना दिया क्वेश्चन में, 0.867 दिया है। क्या ये बात भेजे में गई? एकदम इजी हो गया ये, है ना। अब वो क्या बोलता है, वेपर फेज में वॉल्यूम कितना है बेंजीन का। तो बोल रहा है ये जो भी वैल्यू तुमको मिली थी, ये जो भी वैल्यू तुमको प्राप्त हुई थी, मिली थी, उसको 2750 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी वॉल्यूम एक मोल वेपर फेज में ऑक्यूपाई करता है। क्या ये बात इजी हुई, सिंप्लीफाई हुई? बोलो हाँ या ना। सेम वे टोलुइन का क्या हुआ बच्चों, जो वैल्यू तुमको मिली थी इंटू 7720। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो प्यारा क्वेश्चन। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में जो लिखा होता है ना, उसको कितना सिंप्लीफाई कर दिया अपन। बोलोगे हाँ यार ये तो सही है, इसकी तो वैल्यू मिल गई अपने को, है कि नहीं, कि भाई वेपर फेज में किसकी वैल्यू कितनी है और लिक्विड फेज में किसकी वैल्यू कितनी है, हमको मिल गया। बोलो हाँ या ना। बाय द वे अगर आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो, जैसा मैंने कहा कि भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, तो यहां पर 244.5 आ जाता है, करके देख सकते हो, ओके। और यहां पर आ जाता है 819.2 ml, सॉरी लीटर, इतना लीटर, ठीक है। क्यों लीटर? क्योंकि आपको ये वैल्यूज जो है वो ml में दी हुई थी, मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे को आंसर आ जाएगा लीटर में, ठीक है। 1000 से डिवाइड जो भी है, सॉरी हाँ डिवाइड नॉट मल्टीप्लाई। अब अपने को आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है क्या? अपने को आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, PV इक्वल टू nRT। तो फॉर बेंजीन, अभी मेरे को किसका निकालने का मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का निकालने का है ना। तो फॉर बेंजीन मैं ऐसा बोलता हूं, प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू nRT। बोलो हाँ या ना। क्या आपको टेम्परेचर दिया हुआ है? आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपने एक मोल अज्यूम कर लिया बिकॉज मोलार वॉल्यूम दी है, पहले ही बोल दिया मैंने। देखो कितना इजी होते जा रहा है कि नहीं। वॉल्यूम आपने निकाल ली है बेंजीन की, कितनी निकली आपकी बेंजीन की वॉल्यूम बच्चों, 244.5, देख सकते हो आप। अच्छा अब बोलोगे सर आप ये वाली वॉल्यूम क्यों ले रहे हो, ये वाली क्यों नहीं ले रहे हो? तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब वेपर वाला लूंगा। बोलो हाँ या ना। मैंने आइडियल लिक्विड इक्वेशन थोड़ी बोला, मैं तो गैस इक्वेशन बोला। आप बोलोगे हाँ। अब सवाल यह कि मैं आर की क्या वैल्यू लूं, तो भाई आर की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, मेरे को एटमॉस्फेयर में दिया है ना, मतलब टॉर में दिया है ना, मेरे को आर जो है वो जूल पर मोल केल्विन में थोड़ी लेना है ना, 0.082 लेना है। अब यहां पर पब्लिक गड़बड़ कर देती है, बस सब कुछ सही करने के बाद गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। आपने नहीं करनी, ठीक है ना, आपने ध्यान देना है। तो पीबी की वैल्यू मेरे को क्या आ गई, चलो जल्दी जल्दी बताओ। पीबी की वैल्यू आ गई 1 मोल इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 293 केल्विन, और अपॉन वॉल्यूम कितना था 244.5। बोलो हाँ या ना। एकदम बढ़िया, यस और नो। अब सवाल ये है, यहां पे अपने को पीबी की वैल्यू जो है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर में मिलेगी, ध्यान से देखना, और अपने को टॉर में दी हुई है, इस चीज पे जरा फोकस कर लेना। यहां पर भी छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती कई बार कन्वर्जन में, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एटमॉस्फेयर में मिलेगी। आप कैलकुलेशन कंप्लीट करो, यहां पे कितना मिलेगा 0.082 और 244.5 है ना, ये रहा। तो ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 0.98 ATM मिलेगा। प्लीज ध्यान से देखना कि मेरी आर की वैल्यू जो है वो
लीटर एटमॉस्फेयर में होती है, इसलिए मेरे को फाइनल आंसर किस में मिल रहा है, एटीएम में मिल रहा है। जिनको कैलकुलेशन नहीं समझ रहा उनके लिए थोड़ा और इजी कर देते हैं, इसको ऐसे कर लो 82 इंटू 293 अपॉन 245 इंटू 10⁻⁻3। समझा ये? सबको समझ में आया? यस। तो ये इस तरह से है 240, मतलब एग्जैक्ट ही करूंगा मैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई अगर ये एमसीक्यू होता तो मैं अप्रोक्सीमेशन शायद कर सकता था, बट यहाँ पे नहीं करूंगा। हाँ 82 3 सा 246 वैसे भी हो ही जाता है ना, और फिर 3 से आप डिवाइड कर लो तो 9 3 सा तो बराबर 97 पॉइंट समथिंग, मतलब और इंटू 10⁻³ मतलब 0.098 जो मैंने लिखा है वही आपका वैल्यू आएगा, करके देख सकते हो। ये आपको किसकी वैल्यू मिली? ये आपको वेपर प्रेशर मिला, किसका? पीबी का। अब ये किस में मिला? एटीएम में मिला। एटीएम को टॉर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 760 सीधा सीधा, हाँ सीधा 760 mmHg होता है ना, तो इसको टॉर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, सीधा मल्टीप्लाई कर लिया टॉर से, मतलब सॉरी 760 से, इतने टॉर हो गया मेरा। ये किसका वैल्यू मिला? पीबी का। सेम वे आप पी ए का निकाल सकते हो क्या? सॉरी पी ए क्यों बोल रहा हूं मैं, पी टी टोलुइन का, बेंजीन और टोलुइन ऐसा लिख रहा हूं ना मैं। तो पी टी का क्या निकलेगा बताओ? लॉजिक क्या आने वाला है बच्चों? 1 मोल है इसका भी, 0.082 है इसका भी, 293 इसका भी है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है ना, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। 819.2 ये वैल्यू मेरे को मिल रही है ना वॉल्यूम की, बाकी सब फंडे तो सेम है। ये पीटी निकल गया, कितना आएगा पीटी का वैल्यू करके देख लो, 819,293, ये तो और भी कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.029 एटीएम, और उसको भी टॉर में कर लो, ये हो गए इतने टॉर, सही है, ये हो गए इतने टॉर। चलो मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, ये कितना आ रहा है, ये आता है आपका 74.48 टॉर, और ये कितना आता है आपका 22.04 टॉर। ठीक है, अब फाइनल आंसर बहुत ही आसान हो जाता है। प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो है वेपर फेज में चाहिए, किस में चाहिए? वेपर फेज में चाहिए, दैट इज प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर। सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है, वैल्यू है हमारे पास सबकी, हाँ सारी वैल्यूज है, ये रही 74.48, ये रही 74.48 प्लस 22.04, क्या जाता है आपका 74.48 अपॉन 96.52, सो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.77। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन of benzene, 0.77. Now please remember, as I mentioned before also, because ये old paper में से है, 96 का क्वेश्चन है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और बहुत ऐसे ना रैंडम, मतलब ये जो वैल्यूज है ना ये बहुत ज़्यादा डेसिमल ऐसे वाले। अगर आप रिसेंट पेपर्स में देखोगे और आपके आने वाले पेपर्स में भी मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, द कैलकुलेशन इज मच मोर राउंडेड ऑफ ऑलवेज। ठीक है, अभी जो रिसेंट में एनटीए के जो सारे पेपर बनते हैं उसमें आपकी राउंडेड ऑफ कैलकुलेशन आएगी, तो इस कैलकुलेशन को देखकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, और मैंने आपको प्रूफ के साथ ही दिखाया, तो ऐसा नहीं कि मैं बंडल मार रहा हूं। क्वेश्चन सिमिलर है, देखो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर मतलब पीबी नॉट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इन बेंजीन इज 631.9, मतलब पहले 639.7 था,
अब 631.9 हो गया, मतलब आपको डेल्टा पी दे दिया है और बोला है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। क्या बोला है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। तो ये तो काफी इजी है, मोलालिटी निकालना है। पहले तो ये समझो, मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए मोलालिटी कोई भी निकालने के लिए बोले तो क्या करना है बताओ? क्या करना है आपने? पहले उसके डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना है। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना अपने को मोलालिटी के लिए, तो मुझे इस क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है? मुझे N2 चाहिए और मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या ये बात समझ में आई है ना? अब मेरे को उन्होंने बोला है ठीक है, मोलालिटी जो भी है, वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है? वेपर प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा P अपॉन P1 नॉट W2M1, ये फॉर्मूला याद है ना सबको? W2M1 अपॉन W1M2। तो अब ये जो है, ये उसमें से ये वाला पार्ट W2 अपॉन M2, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, और ये पूरा देख ले तो ये क्या हो गया बताओ? ये तो मोलालिटी हो गई, है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मोलालिटी हो गई। तो मैं ऐसे बोल दूं, मैं ऐसे और इजी कर देता हूं ना इसको, मैं स्मॉल m बोल देता हूं मोलालिटी को, ये वाला पार्ट, और उसको यहां रख के सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। डेल्टा P कितना आ रहा है मेरा? वैल्यूज हमको दी हुई है बच्चों 639.7 और 631.9। पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0.9 है ना? यस, 7.8 आ रहा है डिफरेंस। और आपको रियलाइज होगा, एक बहुत ही अच्छे खुशी से आपको रियलाइज ये होगा कि 78 जो है मोलार मास ऑफ बेंजीन है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू 7.8 आ रही है। अच्छे लोग हैं IIT वाले, अच्छे लोग हैं, भले लोग अच्छी कैलकुलेशन थी 78 और ये 639.7, ये हो गया आपकी मोलालिटी। बट नोट मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन kg, है ना? और बाकी सारे मासेस हमने किस में लिए हैं? हमने ग्राम में लिए। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये 10 टाइम्स हो गया, है ना? तो मोलालिटी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? तो 1/6397 हो जाएगी, पर ये तो आपकी ग्राम के हिसाब से, और मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें से केजी के लिए, तो 1000 अपॉन कितना आ जाएगा? 6397। करके देख लो आंसर कितना आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 0.156। That is your numeric value आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सवाल है और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है, ठीक है ना? तो एडवांस का हुआ अपने दिमाग से निकाल देना। आई होप समझ में आ रहा है। जो हाइप आप लोग क्रिएट कर देते हो ना, उतनी नहीं करनी। चलो अगला सवाल, 0.5 ग्राम्स ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 विच इज ओलियम। ओलियम मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ P ब्लॉक में डिटेल में, H2S2O7, है ना? ओलियम बेसिकली H2SO4 है और उसके अंदर आपने SO3 डाल दिया। It's diluted with water. This solution is completely neutralized by 26.7 ml of 0.4 normal NaOH, not molar, normal NaOH. NaOH के टर्म्स में नॉर्मल और मोलार सेम है क्योंकि वो मोनो एसिडिक बेस है, एन फैक्टर उसका 1 है, ठीक है? जिनको ये नहीं समझा तो भाई NaOH के पास एक ही OH है तो उसकी मोलारिटी और नॉर्मेलिटी सेम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल ऑफ ओलियम। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें ढूंढना क्या है पहले तो जरा ये समझ लेते हैं। तो हमको नॉर्मेलिटी देके उसने एक हिंट दे दिया, क्या हिंट दिया उसने?
कि पहले तो कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ये निकाल लो, है ना। अब वो बोल रहा है N1V1 इक्वल टू N2V2, आपको वो बोल रहा है इज न्यूट्रलाइज्ड। हाँ, ट्वेंटी क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4। तो पहले तो ये समझ लो जरा कि फ्यूमिंग H2SO4 क्या है, ओलियम, वैसे उसने हिंट दे दिया है। तो फ्यूमिंग H2SO4 का अर्थ, उसका मीनिंग ये है कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी है और उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। बरोबर है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन था। वो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, ये वो पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो जरा, वो जरा सल्फर ट्राइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, जबकि उसने आपको ये बोल दिया कि ये टोटल जो है ये 0.5 ग्राम है। कितना ये टोटल कितना ये आपका 0.5 ग्राम है, ठीक है ना। अब जरा ये समझो बात को, अगर हम ऐसा देखें कि भाई NaOH आपने लिया, कितना लिया आपने NaOH, 26.7 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल NaOH आपने लिया, है ना। अब ये क्या करेगा, ये इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा है वो, NaOH पूरे के पूरे सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब मेरे को ऐसा अज्यूम करना है कि जो भी मेरा मास था SO3 का, समझो मैं उसको बोलता हूं मेरा M मास था, ठीक है। कितना था मेरा मास था M, तो H2SO4 का कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस M हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सबको समझाइए। M ग्राम SO3 था मेरे पास, टोटल मास मेरे को कॉम्बिनेशन का कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ो जरा, 0.5 ग्राम दिया हुआ है। तो मेरे पास वो सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया, 0.5 माइनस M हो गया। क्या ये बात समझ में आई सबको। अब वो बोलता है ये जो आपके पास टोटल मास है, ये वाला, ये जो आपके पास टोटल मास है, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है इतने वॉल्यूम से। तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने हैं, मेरे पास टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने, ये बताओ। अगर मैं 1 नॉर्मल बोलता तो आप बोलते थे हाँ 0.4 इंटू 26.7, और अगर मेरे को लीटर के लिए चाहिए तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये बरोबर है। टेक्निकली क्या बोलता है ध्यान से देखो, ये मेरे पास ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गया अभी, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 कर लिया। अगर मैं ऐसे रखता तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते, मैंने अगर डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो ये मेरे पास हो गए मिली इक्विवेलेंट्स, समझ रहे हो। आप बोलोगे ठीक है, इतने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए ओवरऑल, अगर आप देखो ऐसे, ठीक है। 26.7 और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 26.7 ml था तो इंटू 10⁻³ लीटर हो गया, और इंटू 0.4 ये, इतने इक्विवेलेंट आपके पास NaOH के आ गए। मतलब बेसिकली कुछ नहीं, जो मल्टीप्लाई किए दोनों वैल्यूज, जो आपको वॉल्यूम दिया था और नॉर्मेलिटी दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतने हो गए इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। आप बोलोगे ठीक है। अब फंडा ये ध्यान से सुनना कि ये सारे इक्विवेलेंट्स ने मिलके क्या किया, इन्होंने H2SO4 और SO3 दोनों को न्यूट्रलाइज किया। क्या ये बात समझ में आई, इन्होंने दोनों को न्यूट्रलाइज किया। अब मुझे बताओ आपके पास जो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हैं प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ SO3 है, वो इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH हो गए। ये इक्वेशन मेरे पास है, राइट। अब इसमें मुझे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मुझे बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 की जगह मैं क्या लिखूंगा। ये इतना मास मेरे पास H2SO4 का था, कितना
0.5 माइनस m, सही है, अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49, कैसे पता, इसका मोलर मास होता है 98 है ना, डिवाइड बाय 2 उसका n फैक्टर, राइट। ये है मेरे पास क्या, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 प्लस और यहां पर ट्रिकी बात है, ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देख लेना, m मेरे पास मास है किसका, SO3 का, m मेरे पास मास है किसका, SO3 का, और अपॉन 40, अभी मुझे बताओ 40 कहां से आ रहा है, ये SO3 का आप कैलकुलेशन करो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 3 48, और कैटायन का चार्ज, उसमें कैटायन का जो वैलेंसी है सल्फर का वो है 2, तो डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 40, ध्यान से समझो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ठीक है, तो m मास है उसका और ये इतना डिवाइड बाय 40 कर दिया, इक्विवेलेंट्स ऑफ ये तो आपको पता ही है कितने हमारे पास 26.7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4, सही है। अभी पूरे इक्वेशन को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 इंटू 0.5 माइनस m अपॉन 49 प्लस 1000 इंटू m बाय 40 इज इक्वल टू 26.7 इंटू 0.4। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से m की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, कितनी आएगी m की वैल्यू, करके देखो, चलो ये कैंसिल 4 सा 25 सा इजी हो जाएगी ना, तो 25m प्लस ये कितना आ रहा है 1000 इंटू 0.5, मतलब ये ऐसा हो गया 500 अपॉन 49 माइनस 1000 बाय 49 m प्लस 25 m इक्वल टू ये कितना आता है 10.68। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, m की वैल्यू आ जाएगी, कितना मास आ रहा है आपके पास, m की वैल्यू आ जाएगी m का परसेंटेज चाहिए अपने को, मास नहीं चाहिए ना, तो m इंटू 100 कर लो ना सीधा, m इंटू 100 आ जाएगा आपका 20.6%, करके देख लो कैलकुलेशन आ जाएगा। अब ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो कैसे करेंगे, इसको आप 50 मान लो समझो, तो ये 10 हो गया, इसको भी 50 मान लो, कितना हो गया ये 20 है ना, तो ये ऐसा हो गया 10 माइनस 20m प्लस 25m इक्वल टू 10.68, तो ये ओवरऑल कितना हुआ 5m प्लस 10 है ना, तो 5m कितना हो गया 0.68, तो m कितना हुआ 0.68 अपॉन 5, और इंटू मैंने 100 कर लिया क्योंकि मेरे को परसेंटेज में चाहिए था, तो कितना आ रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। आपको इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, लाइक प्रिसाइज कैलकुलेशन लगेगी। हाँ, ये ऐसे करो ना कैलकुलेशन, ये इजी हो जाएगा ना, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो 4.6m माइनस 10.2 बराबर है, तो m कितना आ जाएगा 0.48 अपॉन 4.6, और इंटू 100 कर लो तो ये आपका m का परसेंटेज हो जाएगा, बराबर है। ये कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट आती है, करके देख लो, आंसर आ जाएगा 0.48 डिवाइड बाय
4.6 into 100. .104 ग्राम आ रहा है ना. दिस इज द मास ऑफ SO3. नाउ व्हाट वाज टोटल मास? देखो 0.5. हाँ, सो percentage of SO3 in the mixture will be mass of SO3, that is 0.104 upon the total mass into 100. ये पूछ रहा है वो कि ओरिजिनल जो तुमको पूरा फ्यूमिंग H2SO4 दिया था, पूरा ओलियम दिया था ना, उसमें से SO3 कितना था, उसमें से SO3 कितना था, ऐसा वो पूछ रहा है. बरोबर है. वन 104/5 कितना आता है? 104/5 तो 520 20.8%. ये आपका आंसर है 20.8. मैंने सही लिखा था, 20.6 दिया है, थोड़ा सा पीछे मिस्टेक है. 20.8 इज योर एक्यूरेट वैल्यू. ठीक है, बढ़िया. ओ सॉरी, मैंने एक लास्ट में वो मिस्टेक कर दी. मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि वो लोग फ्रॉम द टोटल मिक्सचर पूछ रहे बच्चों. फ्रॉम द टोटल मिक्सचर पूछ रहे. बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन हो गया यहां पर. ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है. आई होप ये समझ में आ गया सबको. चलो एक और क्वेश्चन, दो और ही है, ज्यादा नहीं है. क्या बोलता है वो? फॉर अ सॉल्यूशन दैट इज गिवन मिक्सिंग लिक्विड्स L and M. दो लिक्विड थे L और M. ये एनसीईआरटी में ऐसा चार्ट है अपने पास, 1 और 0. पहले एक का मोल फ्रैक्शन 1 है, दूसरे का 0 है. वैसे करके उन्होंने दो का कॉम्बिनेशन बना के अपने को ग्राफ दिया, मैंने बताया था. वो बोल रहा है यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ L इज प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ M. इट इज शोन. करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम इज. ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है. वो बोलता है भाई पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड राउट्स लॉ इज ओबेड फ्रॉम 0 to 1. पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L. तो पॉइंट Z कहां है? हाँ, पॉइंट Z ये रहा. ये रहा पॉइंट Z. रेड में मैंने मार्क किया. ठीक है, Z है मार्क्ड इन रेड. वाह वाह वाह. ओके, तो ये राउल्ट्स लॉ को तब ओबे करता जब यहां पर एक लाइन ऐसी होती. तो ये राउल्ट्स लॉ को बेसिकली ओबे नहीं कर रहा है. तो ऑप्शन ए जो है वो तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, अब ये यहां पर ये अच्छा आपको हेडिंग में तो दिया हुआ है कि भाई मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ये. ठीक है, टिपिकल ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है आपके एडवांस में. ऑप्शन बी को ध्यान से देखो क्या बोलता है. बोलता है पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL इज टेंडिंग टू 1. जब मोल फ्रैक्शन ऑफ X यहां पर इधर से चालू हो रहा है, तब उस वक्त वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है ना. ओके, और जब ये पॉइंट Z पे पहुंचा है तो XM की वैल्यू 0 हो गई है. समझ में आ रहा है? X एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ M, देयर आर टू लिक्विड्स L एंड M. M के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो गई, मतलब X का XL हो जाएगा 1. तो ये तो सही है, बी ऑप्शन सही है. बी ऑप्शन तो सही है. तो द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स XL इक्वल टू 1. ये सही है, बी सही है. पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड M. नो, रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग ऑब्वियसली. एंड अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ऑफ LL इन प्योर लिक्विड and MM in pure liquid are stronger than those of LM when mixed in solution. क्या ये बात सही है? क्यों ऐसा सही क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन है. सीधी बात है. आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि जो लाइन मैंने बनाई थी इसके पहले आपको दिख रही थी ये वाली लाइन, ये उसके ऊपर जा रहा है. पॉजिटिव डिविएशन है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन है. तो बी एंड डी बोथ आर राइट आंसर्स. क्या बात समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन. लास्ट दो क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं.
सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अपने को नहीं करने, क्योंकि एज आई मेंशन वो पूरे जो अकबर बादशाह थे, जो हमारे अकबर बादशाह थे, उनके टाइम पे जब IIT की एग्जाम होती थी तब के क्वेश्चन है, वो हम नहीं करेंगे, हमारे भी पैदा होने के पहले। यस, और वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ज्यादा करके। मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज, क्या मजाक क्वेश्चन है ये, एडवांस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिया हुआ ही आपके एनसीईआरटी में। मैंने आपको थियरी में बहुत अच्छे से मार्क करवा के दिया है बच्चों, इसको भूलना नहीं। 30th का मैंने लिखवा के दिया हुआ है। कौन से हैं पॉजिटिव डिविएशन? एक CCl4 प्लस मिथेनॉल, दूसरा यानी ऑप्शन ए तो है ही पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ वाला, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, यानी ए भी है और बी भी है, ए एंड बी बोथ। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो एग्जांपल नहीं दिए हुए डायरेक्टली एनसीईआरटी में, इवन दो हमने लिख लिए हैं, बट सपोज अगर ऐसा फंडा आ जाता है तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है जरा देखो। फॉर ऑप्शन ए, मैं लिखवा देता हूं रीजंस भी ताकि आपको ध्यान में रह जाए। फॉर ऑप्शन ए को ध्यान से ऑब्जर्व करो। CCl4 क्या है? नॉन पोलर है। CCl4 क्या है? नॉन पोलर, अपने को मालूम है। और मिथेनॉल क्या है? पोलर है, हाईली पोलर होते हैं अल्कोहल्स, पता ही है। तो नॉन पोलर प्लस पोलर का मिक्सचर जो रहेगा वो हमेशा क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव। फॉर ऑप्शन बी क्यों सही है? क्योंकि अगेन आप देखोगे तो कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, सेम फंडा, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन आपको नॉन पोलर प्लस पोलर का मिक्सचर दे देता है, राइट? सेम। तो जब भी आपको नॉन पोलर और पोलर का मिक्सचर मिल जाए तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव डिविएशन मिल जाएगा। देखो आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखो, फिनॉल एनिलीन दोनों पोलर है, तो जो दोनों पोलर होंगे तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो वो और नजदीक आ जाएंगे, इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी उनकी, है ना? तो उधर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है लिक्विड्स की वो बढ़ जाएगी आपस में, तो वो नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे, क्योंकि उनकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी ना ओवरऑल, जब वो एक दूसरे से और नजदीक आएंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो नेगेटिव डिविएशन दिखाता है। और बेंजीन टोलुइन तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए कि वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो उसमें तो कोई डिविएशन है ही नहीं। तो ऑप्शन सी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस बच्चे को ये मालूम है कि सी और डी, मतलब सी आइडियल है और डी नेगेटिव डिविएशन है क्योंकि दोनों ही पोलर थे, वो आराम से ए और बी मार्क करके आ सकता है, राइट? ऐसे भी आप सोच सकते हो। लास्ट वाला है बेंजीन एंड नैफ्थलीन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है इनमें से? ये क्या बहुत बचकान क्वेश्चन है। ओवरऑल सराउंडिंग्स का डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी, ये तो 0 होता है, ठीक है। मिक्सिंग एंथैल्पी भी 0 है, चलो वो भी ठीक है, तो डी तो सही है। सराउंडिंग्स सी भी सही है ना। व्हाट अबाउट बी? व्हाट अबाउट बॉम्बे? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, व्हाट विल हैपन? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो भाई सिस्टम में, ओवरऑल सिस्टम में क्या हो रहा है? डेल्टा एस जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, यस, क्योंकि आपने दो सॉल्यूशंस को, दो अलग अलग वॉल्यूम्स को क्या किया आपने? दो अलग अलग लिक्विड्स को लाके मिक्स कर दिया। तो ये तीनों चीजें ट्रू होंगी। क्या तीनों चीजें? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी जीरो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड डेल्टा एच तो आपको पता ही है 0 है। और क्या 0 होता है? डेल्टा वी भी 0 होता है, मतलब कि चेंज ऑफ वॉल्यूम भी नहीं होता है। चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। तो यहां पर खैर ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया वॉल्यूम वाला, बट इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्यों बढ़ जाता है वो हम लोग थर्मो में डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है? तो ये हमने सारे टाइप के इसके क्वेश्चंस आई थिंक कवर कर लिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से।